नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके की अपन क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के जो भी ओल्ड पेपर हुए हैं आज तक के, उसका अपन फुल एनालिसिस के हिसाब से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का अपना पहला पेपर है लाइब्रेरी साइंस 2019 को जो रद्द हुआ था पेपर, उसके जो शुरू के 50 क्वेश्चन है राजस्थान के, उसका फुल एनालिसिस करेंगे। आप देखोगे जब ओल्ड पेपर करेंगे अपन, तो उसके आधार पर ही ये सारे पेपर आ रखे हैं। कैसे? जब भी आप एक पेपर करा रहा हूँ, अगला पेपर देखना, उसके कुछ क्वेश्चन सेम का सेम उसके अंदर रिपीट होते हैं। आज का अपना पहला है क्वेश्चन, जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। तो अपन को पहले तो पता होनी चाहिए ये BWH ये किसने दिया था। तो आप इसके अंदर थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कोपेन के द्वारा जो सिद्धांत दिया था जलवायु वर्गीकरण का, उसके अंदर ही BWHW दिया था। BWH लास्ट के अंदर W है, वो किसने दिया था? कोपेन ने। ये जलवायु सिद्धांत दिया था टिवार्थी ने। किसने दिया था? टिवार्थी ने। सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फर्क है, इसने अंत के अंदर W नहीं लगाया। BWH खाली किसने दिया था? क्वेश्चन ये आ जाता तो आपको क्या करना था? टिवार्थी करना था, ना कि कोपेन करना था। कोपेन ने दिया था BWHW, BSHW, CWG और AW। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। ये सिद्धांत BHW मतलब आपको BHW है, ये जैसलमेर की जो जलवायु प्रदेश है, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं BWH। अगर ये बात BSH की बात करें तो ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर का क्षेत्र, नीचे के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और बीच का नागौर और जोधपुर पाली, और यहाँ से पूछे तो जालोर सिरोही। मतलब एक सीधी रेखा खींची जाएगी आपको। यानी ये तो देखो, जैसे जैसलमेर का इस तरह पे है, ये जैसलमेर हो गया। क्या हो गया? जैसलमेर। फिर यहाँ से सिरोही से एक अपन को सीधी लकीर खींचनी है, तो ये सिरोही बाकी वाला भाग ये क्या है? ये भाग क्या कहलाता? BSHW। और ये जैसलमेर वाला ये भाग क्या है? BWH। थोड़ा सा ये ध्यान। फिर आता है CAW। तिवारी के अनुसार ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और ये होता है AW के अंदर क्या कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला ये क्षेत्र है। ठीक है। और अगर आपको यही चीज़ पूरे कोपेन के अनुसार, तो कोपेन का पहला क्या है? BWHW। यहाँ से रेखा शुरू होती है कहाँ से? जैसलमेर और बाड़मेर की जो सीमा है वहाँ से, और सीधा जाएगी कहाँ तक? गंगानगर तक। गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरा हनुमानगढ़ आएगा, जहाँ से ये हनुमानगढ़ रेखा, ये रेखा आएगी, अपन को क्या कह लेंगे? क्या? BWHW। फिर आता है दूसरी वाली रेखा आती है पाली की, जहाँ से सीमा समाप्त होती है, वहाँ से लेके और कहाँ तक? जहाँ तक जयपुर की सीमा चलती है। ये सीमा क्या कहलाती है? ये बीच वाला क्षेत्र ये कहलाता है BSHW। ये किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार। और लास्ट वाला देखें, CWG ऑटोमेटिक बच जाएगा, क्योंकि ये उदयपुर से लेके ऐसा एक बना दो प्रताप, ये 12 झालावाड़ तक ऐसे, तो ये हो गया AW, और बाकी बच गया हुआ है CAW। ये सीमा अपन को यहाँ से कहाँ शुरू हो रही है और यहाँ पर कहाँ खत्म हुई, ये जिले याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। तो रेखा तो सीधी खींचनी है। रेखा क्या खींचनी है? सीधी। ये अपन का वाह पहला क्वेश्चन। देखो मैंने कितने अच्छे से समझाया आपको। पहला क्वेश्चन अपन इसी तरह पूरे क्वेश्चन एक एक पूरे एनालिसिस के साथ करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको रिमूव करता हूं मैं, पूरा समझा दिया आपको। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र का उदाहरण नहीं है? तत्ववादी यंत्र का मतलब तार से बजाने वाला। तत् का मतलब तार से, तार से बजाने वाला। अब देखो, जंतर क्या है? तत्ववादी यंत्र सारंगी के अंदर तार होते हैं, रावण हत्ता। इसके अंदर जो भोपे बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रावण हत्ता। और अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है? अलगोजा।
तो ये अपना तत्वादी यंत्र का पूछा था। तत्वादी यंत्र का पूछ लिया आपको ट्रिक, तो जस कब दूं रे तने गुजरी, जैसा जंतर से को सारंगी, जस कब कामायचा बे कामायचा कब दूं दुका का रे रबाज। इस तरह आपको ये ट्रिक याद करनी है। जस कब दूर तने गुजरी, और गुजरी क्या है, खुद एक तत्वादी यंत्र है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन चलेंगे आगे। चारण किस देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। चारण जाति है, इनकी कुलदेवी पूछ रही है। चारण जाति की कुलदेवी कौन है, करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर। ये राठौड़ों के कुलदेवी है, जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश है उनकी कुलदेवी है। इसको अपन बोलते हैं चूहों वाली देवी, यानी जो सफ़ेद चूहे हैं उनको, जो मंदिर के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, काबा। क्या बोलते हैं, काबा। फिर इसकी फुल डिटेल देखते हैं। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था, सुहाब गांव के अंदर हुआ था, चारण जाति के अंदर। चारण जाति के अंदर मंदिर कहाँ बना हुआ है, देशनौ के अंदर। मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। और इसके अंदर इसका एक रूप है, वो माने हैं कि जो चील है, सफ़ेद चील, वो उनका एक रूप माना जाता है माता करणी माता का। फिर है इनकी पूछ ले, करणी माता खुद की कुलदेवी कौन सी है, तेमड़ाई माता। कौन सी माता, तेमड़ाई माता। करणी माता की कुलदेवी पूछ ले तो तेमड़ाई माता। इनका पुजारी कौन होता है करणी माता के मंदिर का, तो चारण जाति का पुजारी होता है। और मेला भरा जाता है 2 बार, जो चैत्र के नवरात्रा और आश्विन के नवरात्रा, जो 2 नवरात्रा आते हैं साल के अंदर, दोनों के अंदर इनका मेला भरा जाता है। फिर इसके अंदर एक और देखो, करणी माता का पूरी डिटेल ये आप लिख लेना साथ साथ के अंदर। फिर आता है एक देखो ऑप्शन है शीला देवी। शीला देवी इसको बोलते हैं अन्नपूर्ण माता। क्या बोलते हैं, अन्नपूर्ण माता। आमेर के जो कछावा राजवंश है उनकी आराध्य देवी है ये शीला माता। और इन्हें ये मूर्ति कौन लाया था, ये मानसिंह प्रथम लाया था। कहाँ से, बंगाल से। बंगाल का राजा कौन था उस समय, केदार। उस केदार से ये मूर्ति लेता है शीला देवी की मूर्ति। ठीक है। फिर आता है बाण माता। बाण माता कौन है, गुइलों की कुलदेवी है। जो गुइल राजवंश है मेवाड़ का, उनकी कुलदेवी कौन सी, बाण माता। और दुर्गा माता, दुर्गा की तो अपन खुद पूजा करते हैं दुर्गा माता की नवरात्रा के अंदर। तो ये हुई इसके 4 ऑप्शनों की फुल डिटेल के साथ। तो थोड़ा याद रखना, चारण देवी की कुलदेवी किसको कहते हैं, करणी माता को। फिर आता है विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह नाम था विजय सिंह पति। विजय सिंह पति का नाम भूप सिंह, मूल नाम था क्या, भूप सिंह। ये राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन उनका जनक कहा जाता है। कि राजस्थान के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कई बार, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहते हैं, भूप सिंह को कहते हैं। इसको थोड़ा समझना है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, आपको पता है। बिजोलिया प्रवेश इन्होंने कब किया, 1916 के अंदर। बिजोलिया कई बार क्वेश्चन बिजोलिया के अंदर पूछ ले, विजय सिंह पति का प्रवेश कब हुआ, यानी प्रथम बार, तो 1916 के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया, 1916 से पहले इन्होंने बिजोलिया से कुछ बिजोलिया के अंदर एक विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1915 के अंदर। इसकी स्थापना किसने की थी, डूंगर सिंह भाटी, ईश्वरदास आसिया और सीताराम दास ने। फिर इसका संचालक कई बार पूछा जाता है हरिभाई कीकर। और पथिक जी ने 1916 से अंदर इनसे ही सबसे पहले नाता जोड़ा, किससे, विद्या प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना 1915 के अंदर हुआ। किसने की थी, डूंगर सिंह भाटी, ईश्वरदास आसिया, सीताराम दास ने। संचालन कौन करता है विद्या प्रचारणी सभा को, हरिभाई कीकर द्वारा संचालित है ये विद्या प्रचारणी सभा। फिर बात आती है साधु सीताराम ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन सीताराम ने कहा कि आप नेतृत्व करो किनको, पथिक जी को। तो 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या को 1917 बेरीसाल गांव, बेरीसाल कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी पथिक जी ने। और इसका सरपंच किसको बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया था। किसको बनाया था, मन्ना पटेल। और क्वेश्चन कई बार आ रखा है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा, कब, 1917 हरियाली अमावस्या को। ठीक है। फिर 1918 के अंदर कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, दिल्ली के अंदर अधिवेशन हुआ था। तो उसके अंदर पथिक जी ने भाग लिया और बिजोलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। 1919 के अंदर जो अमृतसर के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसमें भी बिजोलिया से संबंधित मुद्दा उठाया था। फिर आता है 1919 के अंदर वर्धा से जो
एक राजस्थान केसरी नाम से पत्र आया था, उसका संपादन करने वाला कौन था? विजय सिंह पथिक। तो ध्यान रखना, वर्धा से 1919 राजस्थान केसरी, बाद के अंदर और 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही नेतृत्व के अंदर। पूछ लिया तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कहाँ पर हुई? वर्धा के अंदर, वर्धा के अंदर। और वर्धा से राजस्थान केसरी का संपादन किया गया। थोड़ा इसको अपन ध्यान रखना साथ के अंदर। फिर आता है, देखो पूरा डिटेल बता रहा हूँ विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक से पहले किस आंदोलन? बिजोलिया। फिर उन्होंने क्या? बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू के अंदर जिसका नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने, बेंगू किसान आंदोलन। वहाँ पर एक गोविंदपुरा हत्याकांड भी हुआ था। पथिक जी ने इनसे नाता जोड़ा था, बेंगू किसान आंदोलन, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। एक और आता है बरड़ किसान आंदोलन, उसका भी समर्थन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। तो जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में निम्न में से राजस्थान किस आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक नहीं है, तो 3 से संबंधित है। कौन सा? एक तो बिजोलिया, बेंगू और बरड़। बिजोलिया, बेंगू और बरड़। बरड़ के अंदर डाबी हत्याकांड, बेंगू के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड और बिजोलिया तो है ही। समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना मारवाड़ बोली। मारवाड़ी बोली साहित्य रूप से क्या कहा जाता है? जो मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी प्रदेश, अपन जो पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ी प्रदेश है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। और राजस्थान मारवाड़ी को साहित्यिक रूप से 2 भागों के अंदर बांटा जाता है, डिंगल और पिंगल। पिंगल जो पूर्वी की है, तो देखो अपन को याद अच्छे से करना है। देखो पेश है पिंगल, कैसे याद करना है? पेश है पिंगल और पेश है पूर्वी की, तो पूर्वी के अंदर कौन सी? पिंगल। तो बाकी क्या बच गई? डिंगल। डिंगल है अपने पश्चिम के अंदर जो मारवाड़ी प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश, वहाँ की बोली है। डिंगल के अंदर अधिकांश साहित्य किस के अंदर है? चारण के कवि है उनके द्वारा लिखी गई है। डिंगल के अंदर जो चारण है उनके द्वारा जो है अधिकांश साहित्य उनके द्वारा लिखी है। जैसे राव जयसिंह छंद किसके अंदर है? डिंगल भाषा के अंदर। संगत रासो ये भी किसके अंदर है? डिंगल के अंदर। ढोला मारूरा दुआ ये भी क्या है? डिंगल के अंदर है। फिर बात आती है पिंगल क्या है, तो पिंगल ही बचा देता हूँ। पिंगल पूर्वी भाषा, पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली है, उसको बोलते हैं साहित्यिक रूप, उसको पिंगल बोलते हैं। इसको ही बोलते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पिंगल को ही पूछते हैं ब्रज भाषा। और पिंगल के अधिकांश साहित्य किसके द्वारा लिखे हैं? भाट जाति द्वारा। और डिंगल के चरण जाति द्वारा। 1-2 साहित्य लिख लो, जैसे पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, ये किसके हैं? पिंगल के हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए बिसलदेव रासो किस भाषा के अंदर है, तो ऑप्शन आना चाहिए गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। ये तो अपना 5 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर ये क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में आभूषण पूछे हैं महिला के सिर से संबंधित है। महिला जो सिर के अंदर आभूषण बांधती है कौन सा है? बोरला। बोरला कहाँ बांधा जाता है? सिर के अंदर, माथे पर बोरला बांधा जाता है। जिसके अंदर देखो और आ जाए गोखरू। गोखरू कहाँ पहना जाता है? तो कलाई के अंदर। कहाँ पर? कलाई है ना, वहाँ पर गोखरू पहना जाता है। चूड़ा भी कहाँ पहना जाता है? कलाई के अंदर। और फुंदा भी पहना जाता है। जो इनके देखो सीधा ऑप्शन महिला के सिर बोरला। क्वेश्चन आ जाए गोखरू क्या, तो गोखरू है कलाई के अंदर आभूषण। कलाई का आभूषण है महिला का गोखरू। चूड़ा आपको सबको पता है और फुंदा आपको सबको पता है, तो थोड़ा इसको गोखरू को याद करना। अपन चारों ऑप्शन पूरा एक एक एनालिसिस के साथ करेंगे ताकि जब भी क्वेश्चन आए वापस तो अपन इसको अच्छे से समझ सकें। अगला है अपने 13 ताली नृत्य का क्वेश्चन आया है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में 13 ताली लगते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। रामदेव जी की आराधना के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसके अंदर एक ऑप्शन है देखो तेजा जी। तेजा जी मेला कहाँ बढ़ता है? खरनाल नागौर के अंदर। जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर। धौलिया वीर कहते हैं इस तेजा जी को, क्या बोलते हैं? धौलिया वीर। इनका मेला भरा जाता है परबतसर गांव नागौर के अंदर। और जन्म पूछ ले तो खरनाल गांव नागौर के अंदर। इनको काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, काला और बाला का देवता किसको कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको मेरों से छुड़ाने के लिए
इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इनका निर्वाण स्थान पूछ लिया। सुरसुरा गांव कहाँ है? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको तेजा जी का। फिर बात चलती है अपनी आगे। आगे क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? ये गुरु शिखर की चोटी पूछी है। देखो अब आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ है? सिरोही माउंट आबू। सिरोही माउंट आबू। बाकी पूछ ले तो एक ट्रिक याद करनी है आपको। जब राजस्थान की जो भी चोटियां हैं पूरी गुरु सेदे जरा अंचल आबू कुम रघु ऋषि कमल। आबू कुम रघु ऋषि कमल। गुरु गुरु से गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही के अंदर। शे का शहर कहाँ है? सिरोही के अंदर। देलवाड़ा देलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही के अंदर। झरगा जरा जरा मतलब झरगा झरगा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अंचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर। आबू है कहाँ? सिरोही के अंदर है। कोमलगढ़ कहाँ है? राजसमंद है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गुरु से दे जरा अंचल आबू कुम रघु ऋषि कमल। गुरु से 1722। कहीं कहीं ऑप्शन इसकी ऊंचाई 1722 और कभी कभी एग्जाम के अंदर 1727, दोनों सही है। दोनों याद करने हैं। 22 भी सही है और 27 भी सही है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो पूरा एक एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। ओल्ड पेपर के हिसाब से चलेंगे तो आप 50 क्वेश्चन है तो 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो अगर एनालिसिस के साथ पढ़ा है तो। इसलिए मैं फुल एनालिसिस के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही बड़ा इसको फ़ायदा हो। फिर चलते हैं कोलायत मेला। कोलायत का मेला आपको पता है कहाँ पर भरा जाता है? कोलायत मेला बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला उसको क्या बोलते हैं? कोलायत मेला बोलते हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कोलायत का मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है और ये कपिल मुनि का मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला 10वां क्वेश्चन है अपने राजस्थान की 8 सभ्यता एक नाम पूछ रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन है। 8 सभ्यता। 8 सभ्यता पहले तो ये हुई कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। 8 किस नदी पर है? तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर निकलती है, वापस निकलती है। नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या नाम हो जाता है? बेड़च। इसके 2 नाम हैं। इसको धूलकोट भी कहते हैं और आघाटपुर भी कहते हैं। दोनों नाम इसके हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 के अंदर। 1953। ये ग्रामीण सभ्यता का है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। यहाँ पर HD सांकलिया नाम का एक वे हुआ था इतिहासकार। उसने इसके क्या कहा था? बनास संस्कृति। क्या कहा था? बनास संस्कृति। और इसका दूसरा नाम पूछ लिया ताम्र नगरी सभ्यता। ताम्र नगरी यानी 2 नाम 3 नाम हो गए, धूलकोट, आघाटपुर और ताम्र नगरी सभ्यता। ताम्र नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक तांबे का बर्तन मिले थे यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ताम्र नगरी। यहाँ पर अपन को अनाज के कोठे, अनाज की ओबरी, अनाज के कोठे, अनाज की ओबरी और मर्द भांड मिले थे। मर्द भांड। लेकिन क्वेश्चन आ जाए चित्रित मर्द भांड कहाँ मिले थे? तो अपन ऑप्शन आना चाहिए कालीबंगा। क्या आना चाहिए? कालीबंगा। और यहाँ पर कपास और चावल की खेती को अपन प्रमाण मिलते हैं। कपास और चावल। फिर आता है, ये हुई अपनी बात आहड़ की। आड़ से अच्छे से लिख लिया आपने। आड़ का नाम क्या है? धूलकोट इसका उदाहरण है और पूरा एनएच। फिर इसका देखो एक ऑप्शन है ए कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसके अंदर अपन को दोहरा परकोटा मिला था। क्या मिला था? दोहरा परकोटा यानी नगर के चारों ओर दोहरा परकोटा यानी 2 भागों के अंदर, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला, 2 भागों के अंदर नगर मिला था। और सड़कें यहाँ पर कैसी थी? समकोण। यहाँ पर नालियों का निर्माण अपन को मिलता है कि नालियों द्वारा घर का पानी बाहर निकाला गया है। और क्वेश्चन आ रखा है हल से जुते हुए खेत कहाँ मिले थे अपन को? कालीबंगा के अंदर मिले थे। और यहाँ कालीबंगा के अंदर क्या मिला था? तंदूर का तुआ। तंदूर है, तंदूरी रोटी बनाने के लिए जो चूल्हा है वो यहाँ पर अपनों को कालीबंगा के अंदर मिला था। और मेलों की जानकारी ये भी कहाँ मिली थी? कालीबंगा के अंदर मिली थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात के अंदर है। ये सबसे बड़ा भारत के अंदर सभ्यता का स्थित है। भारत के अंदर सबसे बड़ी सभ्यता
पूछ ले स्थल कौन सा है, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। और नवीनतम पूछ ले वो भी कौन सी है, धोलावीरा है। ये हुए अपन क्वेश्चन 10। 11वां क्वेश्चन है अपने भील। टापरा घर है, टापरा क्या है, टापरा यानी जो भीलों का घर है उसको अपन टापरा बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, कु बोलते हैं। भीलों का घर कई बार क्वेश्चन आ जाए, क्या बोलते हैं, कु भी कहते हैं, टापरा भी कहते हैं। और ढालिया, ढालिया भी क्या है, भीलों का घर है। किसका घर है, भीलों का घर है। थोड़ा इसका ध्यान रखना। ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान के अंदर। पहली कौन सी है, मीणा जनजाति। दूसरी कौन सी है, भील जनजाति। कहाँ पर मिलेगी अपन को ये भील जनजाति, सिरोही और उदयपुर। सिरोही और उदयपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर अपन को भील जनजाति ज़्यादा मात्रा के अंदर मिलती है। कर्नल जेम्स टोड यानी घोड़ेवाड़ा बाबा, घोड़ेवाड़ा बाबा इनको क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। किनको, भीलों को। इनके अंदर जो तलाक होता है, तलाक को क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना। क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। और बहुत से जो भीलों के अंदर झोंपड़े हैं, जैसे 2-3 झोंपड़े मिलकर है, 1 2 3 ऐसे झोंपड़े मिल गया, जहाँ से 5 या 6 झोंपड़े, 10 झोंपड़े, यानी बहुत से झोंपड़े मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फला। क्या बोलते हैं, फला। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फला क्या है, तो भीलों के अंदर बहुत से झोंपड़े एक साथ मिलकर पास पास में, उसको क्या बोलते हैं, फला। और भीलों की बस्ती को क्या बोलते हैं, पाल। अगर आप बोल दोगे सर बहुत सारे झोंपड़े मतलब बस्ती हो गई, लेकिन बस्ती नहीं होगी। क्वेश्चन आ जाए भीलों के बहुत सारे झोंपड़े मिलकर क्या कहलाते हैं, तो फला कहलाते हैं। लेकिन भीलों की बस्ती पूछ ले तो क्या है, पाल है। क्या कहें, पाल कहलाती है। थोड़ा इसको ध्यान रखना अपन को, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है अपना 12वां, तिलवाड़ा पशु मेला। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति के अंदर आयोजित होता है, तिलवाड़ा पशु मेला बहुत ही शानदार है, मलिनाजी। तिलवाड़ा पशु मेला मलिनाजी की स्मृति के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, बाड़मेर। थोड़ा इसको ध्यान रखना, मलिनाजी की स्मृति के अंदर लूणी नदी के तट पर ये मेला लगता है, तिलवाड़ा पशु मेला, बाड़मेर के अंदर। और क्वेश्चन इसका क्या पूछ रखा है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी पर है, तो लूणी नदी पर। और ये कब भरा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। अब जब अपन और क्वेश्चन करेंगे पेपर तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तिलवाड़ा पशु मेला कब भरा जाता है, चैत्र मास के अंदर। कब भरा जाता है, चैत्र मास के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तिलवाड़ा पशु मेला मलिनाजी की स्मृति के अंदर भरा जाता है, मल्लानी प्रदेश। मल्लानी प्रदेश का घोड़ा भी फेमस है। और कब मेला भरता है, चैत्र मास के अंदर मेला भरता है। फिर आता है देखो एक पहले ये देखते हैं कौन सा, पाबूजी। चलो पहले पाबूजी लेते हैं, फिर अगला देखेंगे। पाबूजी का जन्म कोलुमंड कहाँ पर हुआ, जोधपुर के अंदर। कोलुमंड कहाँ है, जोधपुर के अंदर पाबूजी का जन्म हुआ था। कोलुमंड जोधपुर के अंदर। इसको ध्यान रखना है। देवल चारणी की जो गायें थी उनको छुड़ाने के लिए उनको वीर गति की प्राप्त हो गई, कौन, पाबूजी। और इनको अपने प्लेग वे ऊँटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, कौन, पाबूजी। क्वेश्चन आ जाए प्लेग वे ऊँटों के देवता किनको कहा जाता है, पाबूजी के कहा जाता है। और जो रायका यानी रेबारी जाति है उनके आराध्य देव किसको माने जाते हैं, पाबूजी को। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है इनको, प्लेग और ऊँटों के देवता। पाबूजी के पावड़े प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आता है पावड़े क्या है, पावड़े जो बहादुर लोग हैं उनकी गाथा क्या कहलाती है, पावड़े। पावड़े या कहीं पावड़े भी मिला लिखा आएगा आपको, या कहीं पावड़े भी मिलाएगा, दोनों ही सही है, पावड़े और पावड़े। बहादुर लोगों की स्मृति के अंदर गाई जाने वाली गाथा क्या है, पावड़े। फिर आता है पाबूजी के जो पावड़े हैं किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, तो माट वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ, माट। माट है, माट वाद्य यंत्र के साथ है पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। फिर आ जाता है पाबूजी की फड़। नायक, जो नायक होते हैं गांव के अंदर, नायक जाति, वो रावण हत्या के द्वारा इनकी पाबूजी के फड़ गाते हैं। पाबूजी की फड़ भी प्रसिद्ध है और पाबूजी के पावड़े भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और बाबू प्रकाश किसने लिखा था, कई बार
क्वेश्चन आ रखा है पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा था। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ ले आपको, पाबू प्रकाश किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने। पूरी डिटेल के साथ करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन है कौन सा? तेजा जी। रामदेव जी का आपको पता है, रामदेव जी का मेला भरा जाता है रामदेवरा। फिर अपन है पाबू जी हो गया, मलिना जी हो गया, गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददेरवा चूरू के अंदर। मेला भरीता है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, नोर हनुमानगढ़ के अंदर मेला भरता जाता है। क्वेश्चन आ रखा है नोर हनुमानगढ़ मेला भरा जाता है गोगा जी की स्मृति में। और गांव गांव खेलडीर, गांव गांव गोगा, ये ध्यान रखना है। फिर जहाँ पीर कहते हैं इसको, गोगा जी को क्या कहते हैं? जहाँ पीर। इनका मेला ध्यान रखना, थोड़ा मेला कब भरा जाता है? भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी में, यानी नवमी आती है भादवे की, कृष्ण पक्ष की, वहाँ पर मेला भरा जाता है। यानी भादवे की जो कृष्ण पक्ष आता है अंधारी रात वाला, वहाँ पर इसका मेला भरी जाता है गोगा जी का। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़। इनको अपन गोगा जी को जहाँ पीर कहते हैं। यानी गजनवी मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण कहा था उसमें पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो गजनवी ने इनको कौन सी उपाधि थी? जहाँ पीर कहा था। क्या कहा था? जहाँ पीर। फिर आता है गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर गाँव जालोर के अंदर है। सांचौर जालोर के अंदर है गोगा जी की ओल्डी है। तो ये हुआ अपना फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। चलते हैं 13वें के अंदर। अगर आपने एक बार वीडियो देख ला अच्छे से तो समझ जाओगे ये क्या डिटेल के अंदर पढ़ाया है। और हर मैं पेपर ऐसे करूँगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आता है किक्का उपनाम किसका है? किक्का महाराणा प्रताप का नाम है। किक्का महाराणा प्रताप शासक कब कहाँ से कहाँ तक रहे थे? 1572 से 97। 1572 से 97 के मध्य राणा प्रताप शासक बने थे। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 के अंदर जन्म हुआ। 72 के अंदर ये शासक बने, 97 तक शासक रहे थे। इम्पोर्टेंट है प्रताप जी का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 के अंदर। माता कौन थी? जयंताबाई। और पुत्र कौन था इनका? अमर सिंह। इनका घोड़ा कहलाता है चेतक और हाथी है इनका राम प्रसाद। इनका राज्य अभिषेक हुआ था 32 साल की आयु के अंदर। कहाँ पर? गोकुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572 के अंदर। 28 फरवरी 1572 के अंदर। इनके अंदर प्रताप ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। इंपॉर्टेंट है शिष्टमंडल कौन? जलाल, जलमान भाटो, यानी जलाल का कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जल क्वेश्चन ये ट्रिक याद करना, क्या? जलमान भाटो। इनका युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 राजसमंद के अंदर इनको युद्ध हुआ था। यहाँ पर सैनिक कई बार अनुपात पूछे हैं जाते हैं। तो अकबर के पास 80,000 सैनिक थे और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। यानी 4:1 का आंकड़ा था, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सैनिक का अनुपात 4:1 का। इनके हल्दीघाटी के उपनाम याद करना है। मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं इसको। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल फजल ने कहा था। और बादशाह का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध जो इम्पोर्टेंट है एल श्रीवास्तव ने कहा था। बादशाह बाग का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध याद है गया 18 जून 1576। 18 जून 1576 राजसमंद के अंदर। इनका दूसरा युद्ध हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर 1578 के अंदर। शाहबाज खां था, इसने 3 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ की दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया 1578 के अंदर। फिर एक युद्ध हुआ इंपॉर्टेंट निर्णायक युद्ध होता है वो 1582। कहाँ पर? दिवेर का युद्ध होता है, उसको बोलते हैं राजसमंद के अंदर दिवेर का युद्ध। और यही निर्णायक युद्ध था प्रताप का। और इसने प्रताप अकबर का सेनानायक था उसको मार दिया था। और युद्ध हुआ था 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध। और यही प्रताप का निर्णायक युद्ध कहलाता है। 19 जनवरी 1597 के अंदर प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और ये हुआ अपना प्रताप की फुल डिटेल 1572 से 97 के अंदर जो इम्पोर्टेंट थे वो पूरे बता दिए। फिर इसके अंदर देखो एक उदय सिंह नाम का है। तो उदय सिंह 1540 से 72 तक, प्रताप से पहले जस्ट प्रताप जी के पिता थे उदय सिंह। 1540 से 72 के अंदर
शासक रहे थे उदय सिंह। अकबर का आक्रमण किया था इसने, अकबर ने आक्रमण किया उदय सिंह पर 1568 के अंदर। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कई बार। अकबर ने इस पर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, तो पूछ ले उदय सिंह अकबर का आक्रमण कब हुआ था? 1568 के अंदर। और आक्रमण हुआ तब वीर गति को कौन प्राप्त हुए? तो जयमल, कल्ला राठौर और फतेह सिसोदिया, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था 1568 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 25 फरवरी 1568 अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568, ध्यान रखना है। और साका हुआ था 1568 के अंदर। चित्तौड़ के अंदर यानी मेवाड़ के अंदर 3 साके हुए थे। पहला हुआ 1303, शासक था रतन सिंह। दूसरा हुआ 1535, उस समय कर्मावती वहाँ की ही हेड, तो वहाँ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो कर्मावती ने वे अपने जो पुत्र हैं विक्रमादित्य, उनको ननियाल भेज दिया और खुद ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया था। और तीसरा साका बताया मैंने 1568 के अंदर उदय सिंह के समय। एक शासक है इसके अंदर देखो, राणा कुंभा। कुंभा शासक हुआ 1533 से 68 तक। कुंभा शासक बना 33 से 68 तक, 1433 से, और 1433 से 68 तक ये कुंभा शासक हुआ था। एक ऑप्शन है इसके अंदर है सांगा। सांगा 1509 से 1528, 1509 से 1528। और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सांगा के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। सांगा ने युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध 1517 के अंदर, कोटा के अंदर है। उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने कोई आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया। और इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित हुआ था खातौली के अंदर 1517 के अंदर। इसके बाद युद्ध हुआ बारी, यानी अपन बोलते हैं बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध हुआ 17 के बाद 18 के अंदर। बांडी कहाँ है? धौलपुर के अंदर। और उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध 1527 के अंदर। बाबर था, भरतपुर के अंदर है। बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर। और यहाँ पर बाबर की सेना की हार हुई थी। और निर्णायक युद्ध कहते हैं, भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी खानवा के युद्ध के अंदर। 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा के अंदर युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राणा सांगा की हार हुई। और बाद के अंदर कालपी के अंदर इनको जहर दे दिया गया और सांगा की मृत्यु हो जाती है 1528 के अंदर। तो भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मुख्य आधार हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। अगर यहाँ पर बाबर हार जाता तो भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता नहीं आती। अगली क्वेश्चन है अपना 14 क्वेश्चन, राजस्थान पश्चिमी रेतीले शुष्क राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर बनते हैं? जो रेतीले शुष्क मैदान, रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी भाग है 2 भागों के अंदर, एक तो है शुष्क, एक है अर्ध शुष्क, ये 2 भागों के अंदर बांटे गए हैं। ये जैसे इसके अंदर पूछा है रेतीले शुष्क मैदान, ये है 61% के अंदर। कितने परसेंट के अंदर? 61% के अंदर। बाकी वाला क्षेत्र कौन सा है? 39%, ये आता है अपने अर्ध शुष्क के अंदर। इस रेतीले मैदान के अंदर 61% है, लेकिन जनसंख्या कितने निवास करती है? 40% ही जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है जिसके अंदर क्षेत्रफल तो अधिक है, जनसंख्या कम निवास करती है। बाकी वाला राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या तो अधिक और क्षेत्रफल कम, क्योंकि वहाँ पर खेतीबाड़ी सभी होते हैं। यहाँ पर पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान के अंदर दोहरे हैं, यहाँ पर ना तो इतनी खेती होती है, इसीलिए जनसंख्या कब निवास करती है? सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके अंदर पूछ ले जिले कितने हैं, तो जिले कई बार पूछ जाते हैं। 12 जिले। कौन से जिले हैं? 12 जिले हैं। और यहाँ पर क्षेत्र पूछ ले तो 1,75,000 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 1,75,000 पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान का क्षेत्र पूछ ले तो ऐसे तो पूछ ले 61% है, लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जो 142 दर्जन जो में है
दर्जन यानी जो मरुस्थल एरिया है उसका 85 142 में से 85 किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। देश के अंदर कितने दर्जन है? 142। उसके अंदर में से उसमें से 85 कहाँ पर है? अपने राजस्थान के अंदर है। इसीलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग इसके अंदर ज़्यादा ना तो खेतीबाड़ी ना बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है। और ये मरुस्थल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। अगला क्वेश्चन है अपने 15वां क्वेश्चन है राव मालदेव शासक पहले तो कहाँ तक कब कर रहा था? 1532 से 62 तक। कब रहा था? 1532 से 62। राजस्थान का ये मारवाड़ का एक मात्र शासक है जो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर सम्मिलित रूप से इसने शासन किया था, राव मालदेव 1532 से 62। ये इसने उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया तो उदय सिंह ने इसको क्या किया था? बसंत राय हाथी था उसको इसने दिया था, उदय सिंह ने मालदेव को उपहास रूप दिया था। मालदेव शासक था मारवाड़ का, ये तो शॉर्ट सीधा पता चल गया आपको। इसके समय एक इम्पोर्टेंट युद्ध आता है, कौन सा? पोहबा का युद्ध 1541। राव जयसिंह सिंह और मालदेव की दो सेना नायक कौन थे? जयंता और कुंपा के मध्य लड़ा गया था और इसके अंदर जयसिंह सिंह मारा गया। अगला युद्ध हुआ था इसके अंदर गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर। शेरशाह सूरी को बुला लिया कईयों ने, क्योंकि मालदेव ने कईयों से दुश्मनी मोल ले ली थी, जैसे मेड़ता, नागौर, ये बीकानेर, यहाँ से सबसे दुश्मनी मोल ले ली। तो इन्होंने मिलकर बुला लिया शेरशाह सूरी को कि सूरी आजा, और सूरी ने युद्ध कर लिया गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर। तब शेरशाह सूरी ने कहा था इस युद्ध के अंदर हारते हारते बचा था शेरशाह सूरी, तो उसने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कब कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के समय कहा था। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। ये अपने वह मालदेव 32 से 62 तक शासक रहा था मालदेव। नेक्स्ट चलते हैं अपने कुछ पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16वां। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु पूछा है। देखो एक तो होता है राज्य पक्षी और एक हो जाए राज्य पशु। पशु की बात करें तो पशु इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? देखो गोडाउन क्या है? गोडाउन राज्य पक्षी है। क्या है? राज्य पक्षी। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन। गोडाउन का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो गोडाउन का प्रजनन केंद्र अपने जोधपुर के अंदर कादरी के अंदर चल रहा। जोधपुर के अंदर माचे सफारी पार्क के अंदर चल रहा है गोडाउन का प्रजनन केंद्र जोधपुर के अंदर। फिर राज्य पशु पूछा है तो पशु कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। एक है अपने काला हिरण। काला हिरण कहाँ मिलेगा आपको? ताल छापर चूरू का शुभ यानी शुभंकर जब आप पढ़ोगे उसके अंदर चूरू का जो शुभंकर मिलेगा वो कौन सा है? काला हिरण है। और चीता राजस्थान के अंदर है ही नहीं, बाहर निकाल दो चीते को। दो गोडाउन पक्षी हो गया, चिंकारा राज्य पशु हो गया, और काला हिरण आपको कहाँ मिलेगा? ताल छापर चूरू के अंदर काला हिरण मिलेगा। और पूछ ले चूरू का शुभंकर क्या है? काला हिरण है। अगला क्वेश्चन है, चलो ऊँटों के देवता के रूप में। ऊँटों के देवता के रूप में मैंने अच्छे से बताया भी, बाबू जी को ऊँटों को देवता के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मण का अवतार कहते हैं बाबू जी को। कोलूमन जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था और रेबारी जाति इनका आराध्य देव पूजते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छे से बताया मैंने वाव को। तेजा जी है बाबू जी। अगर कई बार क्वेश्चन आ रखा है थोड़ा ऊँटों के देवता के रूप में तो पूछा गया है बाबू जी का आंसर, लेकिन कई बार क्वेश्चन है गायों के देवता कौन कौन से हैं, तब आपको कौन से करना है? बाबू जी आपको पता है ऊँटों के देवता और गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर किए, तो गायों के देवता भी बाबू जी आएंगे। तेजा जी तो है ही। तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी। देखो तीनों ऑप्शन इसके अंदर है, तेजा जी, पाबू जी और हड़बू जी, ये तीनों गायों को। एक और ऑप्शन कौन सा है? गोगा जी। कौन सा? गोगा जी। तो गायों के पूछ ले देवता इनमें से कौन से हैं? तो 4 है लोग देवता जो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी। चारों अपन को याद करना है अच्छे से।
अगला है अपना क्वेश्चन, अगला है बुआई के क्षेत्र के मान के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल पूछी है। बुआई के यानी बुआई, सबसे ज़्यादा बुआई राजस्थान के अंदर किस फसल की होती है, ये नहीं है, उत्पादन का नहीं पूछा है, इसने सिर्फ बुआई का पूछा है। बुआई के अंदर राजस्थान सर्वाधिक कौन सी फसल है? बाजरा। कौन सा है? बाजरा। बाजरा सबसे ज़्यादा बुआई कहाँ होती है? बाड़मेर के अंदर बाजरा उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन आ जाए बाजरा कहाँ? बाड़मेर। बे से बाजरा, बे से बाड़मेर। चावल पूछ ले राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो सीकर के अंदर चावल की खेती होती है। सीकर। सीकर के अंदर उत्पादन किसका होता है? चावल का। गेहूँ, गेहूँ होता है गंगानगर। गे से गेहूँ, गे से गंगानगर, याद रखना है गंगानगर। गे से गेहूँ, गे से गंगानगर। कपास पूछ ले तो बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर। अमेरिकन कपास, ये सारे कहाँ होते हैं? अपने गंगानगर कपास के अंदर, बीकानेर और गंगानगर। तो ये अपन को ध्यान रखना है। बुआई के क्षेत्र के अंदर मानो राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा, चावल पूछ ले सीकर है, गेहूँ गंगानगर है, और कपास बीकानेर और गंगानगर है। हुआ था अपना क्वेश्चन 18। चलते हैं 19 के अंदर। राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग है? भटनेर दुर्ग, भूतों का दुर्ग कहते हैं अपने इस भटनेर दुर्ग को। क्या कहते हैं? भूतों का दुर्ग। हनुमानगढ़ के अंदर है ये भटनेर दुर्ग। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर नदी कौन सी निकलती है? घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी के तट पर है भटनेर दुर्ग। इसका निर्माण पूछ ले तो भूपत भाटी ने 295 ईस्वी पूर्व के अंदर इसका निर्माण किया था, भूपत भाटी ने। इसको अपन बोलते हैं 52 बुर्ज वाला किला। 52 बुर्ज वाला किला। आगे और पढ़ेंगे अपन 99 बुर्ज वाला, 101 बुर्ज वाला, लेकिन ये कौन सा है? 52 बुर्ज वाला भटनेर दुर्ग कहते हैं इसको। तैमूर ने इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ की। तैमूर, तैमूर ने का एक बुक है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। उसने, तैमूर ने लिखा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। तो कई बार ये आ जाए आपको कथन, फैक्ट चीज़, इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग हिंदुस्तान में नहीं देखा। किस दुर्ग के अंदर बात करी, किस दुर्ग के बारे में बात कर रखी है? तो भटनेर दुर्ग। कहाँ है? हनुमानगढ़। इसकी बात कर रखी है अपन को। तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, घग्गर नदी और तैमूर की वाली फैक्ट चीज। इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है, देखो, बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर उद्योग कौन सा? लालगढ़, यानी लालगढ़, यानी जमीन का जेवर कहते हैं इस बीकानेर दुर्ग को, क्योंकि ये जमीन पर ही बना हुआ, न कोई पहाड़ी पर है, ये सीधा जमीन पर बना हुआ है, इसलिए इसको पता है जमीन का जेवर है। और लालगढ़ दुर्ग, लाल पत्थरों के निर्माण कारण इसका लालगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण पूछ ले तो राय सिंह ने 1599 के अंदर इसका निर्माण शुरू कराया था। और इसके अंदर एक अनूप महल है। अनूप महल क्वेश्चन कई बार आ रखा है। अनूप महल, जिसके अंदर अनूप महल यानी बीकानेर के राजा हैं, उनके राजशिल्प कहाँ होते थे? अनूप महल के अंदर होते थे। क्वेश्चन याद रखना है, अनूप महल जिसके अंदर बीकानेर के राजाओं के राजशिल्प होते थे। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको, बीकानेर के राजाओं के राजशिल्प कहाँ होते थे? बीकानेर के राजाओं का राजशिल्प लालगढ़ दुर्ग के अनूप महल में होते थे। इसके अंदर एक क्वेश्चन और देखो, कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा? बी ऑप्शन, चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग चित्रकूट दुर्ग कहते हैं, गिरी दुर्ग है ये गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है, पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है। इसको दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसका क्षेत्र पूछ ले तो 28 किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग क्षेत्रफल के अनुसार पूछ ले आपको तो ऑप्शन जाना चाहिए आपका चित्तौड़। ये भारत का सबसे लंबा दुर्ग भी कौन सा है? चित्तौड़। फिर बात आती है मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है। एक आता है नवलखा भंडार, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो क्वेश्चन आपको पूछ ले मेसा का पठार कहाँ है? मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नवलखा भंडार, नवलखा भंडार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। 1303 के अंदर खिलजी ने रतन सिंह को हराकर इस दुर्ग का नाम कर दिया था क्या? खिड़जाबाद। अपना पुत्र था खिजिर खां, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया
खिजराबाद। और 1535 के अंदर एक साका हुआ था और एक 1568 के अंदर उदय सिंह अकबर। 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, अपन को ध्यान रखने। मैंने पहले क्वेश्चन वाले के अंदर ये चीज बता दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो 20वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित से एक कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है। जल दुर्ग यानी जल के चारों मेर जल हो ऐसा दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान के अंदर एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है, घाघरोनगढ़ झालावाड़। कहाँ पर है, घाघरोनगढ़ झालावाड़ का दुर्ग है, वो किसके अंदर है, जल दुर्ग कहते हैं इस घाघरोनगढ़ के झालावाड़ को। इसके अंदर देखो एक ऑप्शन है चित्तौड़ मैंने आपको समझा दिया पहले। एक है कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद सादड़ी गांव रामचंद्र के अंदर है। ये संकट काल के अंदर मेवाड़ की आपातकाल राजधानी पूछ ले तो कुंभलगढ़। इसका शिल्पी कौन था, कुंभलगढ़ का मंडन। ये 36 किलोमीटर यानी इसका लंबा परकोटा है। पनाधाय जो ने अपने पुत्र का बलिदान, चंदन का बलिदान दिया था इसी दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर दिया था, क्योंकि उदय सिंह की रक्षा के लिए। प्रताप का जन्म पूछ ले तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है, वहाँ पर प्रताप का जन्म हुआ था। और अब्दुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही थी, क्या कि पगड़ीधारी पुरुष कटारगढ़ की ओर देख कहता है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती। किसके बारे में, कितना ही ऊंचा दुर्ग है, कहीं ऊपर को सिर करके देखे और अगर सर पर पगड़ी हो तो उस पर देखते समय इसकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। किसके बारे में कहा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। एक ऑप्शन है इसके अंदर देखो मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर के अंदर, जिसको अपन कहते हैं मयूर ध्वज गढ़ यानी गढ़ चिंतामणि कहते हैं। इसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। इसके अंदर एक छतरी बनी है मामा भाणजा की छतरी, यानी धन्ना और भीवा, मामा और भाणजा दोनों की छतरी कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। फिर इसके अंदर तोप है, 2-3 तोपें हैं जिसको अपन बोलते हैं किलकिला, कड़क है, बिजली, शंभु भाण, ये इनके अंदर जो हैं क्या है, तोपें हैं। इसके अंदर एक बनाई हुई है श्रृंगार चौरी। यहाँ पर जो मारवाड़ राजा थे, राजतिलक होता था कौन कहाँ पर, श्रृंगार चौरी के अंदर, श्रृंगार चौकी के अंदर। ये 101 बुर्ज वाला दुर्ग है, 101 बुर्ज वाला पूछ ले तो 52 बुर्ज वाला कौन सा, भटनेर। और मेहरानगढ़ पूछ ले तो 101 बुर्ज वाला किला पूछ ले तो आपको मेहरानगढ़ पर जाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं 21वां। ये बात हुई अपने सारे दुर्ग लगभग आ गए, इंपॉर्टेंट दुर्ग थे ना जो सारे एक ही वीडियो के अंदर आ गए, 2 क्वेश्चन के अंदर पूरे। फिर बात चलती है 21वां क्वेश्चन, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। जय सिंह द्वितीय कहाँ का शासक है, तो ये अपने आमेर का कछावा राजवंश है, वहाँ का शासक हुआ था जय सिंह द्वितीय। इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ये शासक बना था 1700 से 1743 तक, 1700 से 1743 तक ये शासक बना था कौन, जय सिंह द्वितीय। इसका मूल नाम तो था विजय सिंह, लेकिन इसका नाम औरंगजेब ने कर दिया सवाई जय सिंह। 12 वर्ष की उस उम्र में ये शासक बना था जय सिंह द्वितीय। थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर यानी सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, आजम का साथ दिया। और इसका भाई था एक विजय सिंह, सवाई का भाई विजय सिंह, इसने दिया था मुज्जम का साथ और जीत गया मुज्जम। और यही मुज्जम आगे जाके शासक बना था, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। ठीक है, युद्ध वो पूछते हैं उसका, जाजऊ का युद्ध बोलते हैं। 1707 आगरा के अंदर युद्ध हुआ जिसके अंदर मारा गया कौन, आजम मारा गया, जिसका साथ दिया था सवाई ने। तो सवाई साथ उसका दिया था, जीत गया ये। तो क्या किया, बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर लिया और आमेर का राजा किसको बना दिया, विजय सिंह को। और ये आमेर का नाम चेंज कर दिया क्या, मोमिनाबाद। क्या, मोमिनाबाद। आमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया, मोमिनाबाद। फिर 1708 के अंदर दिबारी समझौता हुआ।
देबारी समझौता किस किस के मध्य हुआ, कई बार क्वेश्चन आता है। मेवाड़ का कौन, अमर सिंह द्वितीय। उस समय पावरफुल था अमर सिंह द्वितीय, इसीलिए अमर सिंह द्वितीय ने मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर का सवाई, इन दोनों को, मारवाड़ का अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाया और सवाई को आमेर दिलाया वापस। और से शर्त के साथ शर्त रखी कि अमर सिंह की एक पुत्री थी, कौन, चंद्र कुंवरी, और चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ, सवाई के साथ किया गया। और शर्त लगाई गई कि जो चंद्र कुंवरी की कोख से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही आमेर का शासक बनना चाहिए, उसको शासक बनना है। तो चलेंगे, ये आगे चलेगी बात गई तो वहाँ पर प्रॉब्लम यहीं से हुई और युद्ध आगे होता है। इसका पुत्र उत्पन्न होता है माधो सिंह, कौन से, माधो सिंह, और युद्ध होता है बाद के अंदर, एक होता है ईश्वर सिंह और एक माधो सिंह के बाद के अंदर युद्ध हो जाता है। ये बात अपने इतिहास के अंदर आपको देखना हो तो मैंने पूरा आगे पढ़ा रखा है, आपको वीडियो अपलोड कर रखे हैं सनहरी क्लासेज पर, राजस्थान इतिहास से संबंधित टॉपिक का। फिर आता है बाद में सवाई के, ये बहादुर शाह के बाद में शासक होता है कौन, मोहम्मद शाह, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने इसी सवाई को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी, राज राजेश्वरी, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह, रंगीला ने। रंगीला इतना खतरनाक रंगीला था कि बहुत ही, ये पता ही नहीं था इसको कि मैं राज महल में यानी दरबार में आया हूँ, बस रंग रंगीलियाँ करता था, तो इसका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। कई गवार ये अपने दरबार के अंदर नंगा ही आ जाता था, इसीलिए इन सब ने इसका नाम रख दिया रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसने सवाई को उपाधि दी थी राज राजेश्वर। 18 नवंबर 1727 18 नवंबर 1727 ने सवाई ने जयनगर की स्थापना की थी और इसी जयनगर को बाद में राजधानी बनाया था। वर्तमान में यही जयनगर जयपुर कहलाता है। और इसका वास्तुकार पूछ ले तो विद्याचर भट्टाचार्य, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ रखा है। वास्तुकार कौन था, विद्याचर भट्टाचार्य। ये हुआ सवाई की बात, ठीक है। इसके बाद के अंदर देखो, एक सवाई ये हो गया, एक सवाई ये है कि जय सिंह, मिर्ज़ा जय सिंह, और ये है सवाई। मिर्ज़ा की बात करेंगे तो मिर्ज़ा की उपाधि मिर्ज़ा ने किसने दी थी, मिर्ज़ा की उपाधि उस जय सिंह को प्रथम को, ये थी शाहजहाँ ने दी थी। किसने दी थी, शाहजहाँ ने। ये शासक रहा 1621 से 67 तक, जय सिंह प्रथम, जिसको मिर्ज़ा जय सिंह कहते हैं अपन, और उसको उपाधि दी थी शाहजहाँ। क्यों, ये 3 मुगल बादशाहों के समथिंग था, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। कौन, मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, सवाई की मैंने पूरी बात कर ली, क्योंकि सवाई शासक औरंगजेब के समय ही बना था, इसलिए औरंगजेब ने दे दी। लेकिन मिर्ज़ा तीनों मुगल बादशाह जैसे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, तीनों की सेवा की थी मिर्ज़ा ने। और ये मिर्ज़ा 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया था। यानी सर्वाधिक पूछ ले, सर्वाधिक आमेर राजवंश का शासक करने वाला राजा कौन था, मिर्ज़ा जय सिंह था। 46 साल तक शासक रहा था मिर्ज़ा। कब तक रहा था, 46 साल तक शासक रहा था मिर्ज़ा जय सिंह। और मिर्ज़ा की उपाधि शाहजहाँ ने, और यहाँ पर सवाई की उपाधि औरंगजेब ने। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है 22वां। अजमेर क्षेत्र में को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर क्षेत्र राजस्थान के अंदर सम्मिलित कब किया गया था। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरण के अंदर हुआ, 7 चरणों के अंदर हुआ, जिसके अंदर मैंने अलग अलग इसका वीडियो भी बता रखा है, यहाँ पर बताते हैं। तो पहला चरण मत्स्य संघ कहते हैं, जिसके अंदर जिले पूछ ले तो ABCD 17 मार्च 1948। दूसरा चरण हुआ पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। इसके अंदर 9 रियासत और एक ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़। 9 रियासत याद करने का, 3 तो जिला जो झालावाड़ वाला जिले है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 बाद में जिला बना था, उस समय था नहीं। कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 यहाँ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उस समय आप बोलोगे सर प्रतापगढ़ राज्य था क्या, प्रतापगढ़ था, क्योंकि प्रतापगढ़ बाद में समाप्त करके फिर वापस बनाया गया था। और
तीनों क्षेत्र है किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। इस तरह 9 रियासतें और एक ठिकाना दूसरे चरण के अंदर। बात चलती है अपने तीसरा चरण, जिसके अंदर बोलते हैं अपने संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। तीनों 48 आ गए। इसके अंदर सिर्फ उदयपुर को सम्मिलित किया। दूसरे चरण में उदयपुर ने मना कर दिया, तो इसको उदयपुर को सम्मिलित किया तीसरे चरण के अंदर। और तीसरे चरण का कार्यकाल पूछ ले तो कई बार पूछ रखा है, 11 माह इसका कार्यकाल था। आती है बात चौथे चरण के अंदर। चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949। इसका नाम था वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान, जिसके अंदर वर्त यानी बड़े 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 जो क्षेत्र है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, उनको सम्मिलित किया गया था। कब? 30 मार्च को। और यहाँ पर राजस्थान का लगभग काम पूरा माना जाता है, इसीलिए अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। बात चलती है पांचवें चरण के अंदर संयुक्त वृहत राजस्थान। 29 संघ को इसको अंदर वृहत राजस्थान के अंदर मिलाया गया 15 मई 1949 के अंदर। 15 मई इसको बोलते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान। आता है छठा चरण। छठा चरण राजस्थान संघ बोलते हैं अपन। 26 जनवरी 1950 के अंदर इसके अंदर अबू देलवाड़ा जो शहर सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया था। लेकिन अजमेर का क्वेश्चन पूछ रखा है। अजमेर आया 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान के अंदर मिलाया गया। क्योंकि अजमेर में उस समय मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ पर मुख्यमंत्री यानी पीएम था वहाँ का, अजमेर का। और 1 नंबर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको, राजस्थान के अंदर आपको पता है आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर चुनाव हुए थे। लेकिन अजमेर राजस्थान के अंदर विलय तो नहीं था, बीच में आ गया। किस काम पर डाले तो मिलाना तो ये तो पक्का ही था, काम पर राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर क्या गया, राजस्थान के अंदर उस समय चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। तो राजस्थान के अंदर टोटल सीटें थी 160, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा को 30 सीटें अलग से दी गई थी कि जो अजमेर मेरवाड़ा है। तो इसीलिए वहाँ पर मुख्यमंत्री किसको बना दिया? हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व के अंदर वहाँ पर मंत्रिमंडल गठन किया। बीच के अंदर आ गया तो वहाँ पर अलग से बढ़ा दिया। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर मिला दिया तो ये बात समाप्त हो गई। और जब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर 30 सदस्यीय चुनाव अलग से हुए थे अजमेर, और उसका नाम एक नाम दे दिया धारा सभा। क्या दे दिया? धारा सभा। इसको ध्यान रखना है। धारा सभा अजमेर के अंदर जो अलग से चुनाव यानी 1952 के बाद 56 तक जो पिछला क्षेत्र ईयर है, वहाँ पर धारा सभा कहते थे उस 30 सदस्यों को। 30 सदस्यों को। ये बात कहाँ पर हुई? अपनी अजमेर राजस्थान का विलय से सम्मिलित क्वेश्चन का। अगली बात करेंगे अपन 23वां कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। और मैंने इसको आपको पूरी डीप के अंदर बता दिया कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। अगर कालीबंगा हनुमानगढ़ है और कालीबंगा के 2-3 और क्षेत्र पूछ ले आपको, जैसे पीलीबंगा। पीलीबंगा कहाँ मिलेगा आपको? हनुमानगढ़ के अंदर मिलेगी। रंगमहल ही कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ये देखो बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कौन कौन सी सभ्यता है? एक तो लिखो सोती। कौन सी? सोधी। एक लिखो पुंगल। कौन सी? पुंगल। एक लिखो साबणिया। साबणिया कहाँ है? बीकानेर। क्वेश्चन आ जाए साबणिया बीकानेर। हनुमानगढ़ के मैंने बता दी, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा सब का हनुमानगढ़। बीकानेर की 3 लिख लो, सोती, पुंगल और साबनिया। साबणिया, ठीक है। गंगानगर की लिखनी चाहो तो चक 84। चक 84 कहाँ है? गंगानगर की। और तरखाल वाला कहाँ है? गंगानगर के अंदर। और बाड़मेर की तिलवाड़ा। बाड़मेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर। सभी सभ्यता बता दी मैंने आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपन को मिले तो ये काम बहुत बढ़िया है। अपने काम बहुत बढ़िया है, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है अपने, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 24वां। 24वां है राजस्थान की किस चित्र शैला का संबंध ढोला मारू। ढोला मारू चित्र अपने मारवाड़ शैले का है। कहाँ का है? मारवाड़। ढोला और मारू। ढोला और मारू ये प्रेम कथा का रूप के अंदर है ढोला मारू, इसीलिए इसका ढोला व्यक्ति का नाम है और मारू एक स्त्री का नाम है, तो नाम पड़ गया ढोला मारू। राजस्थान के अंदर के कहीं पी रहे हो? कि ढोला मारू पी रहे हो। कहीं पी रहे हो? ढोला मारू पी रहे हो। नाम पड़ गया शराब का। 25वां क्वेश्चन है उस्ता कला का संबंध निम्न में से किस जंतु की खाल से है। देखो उस्ता कला है जो ऊंट की खाल पर सुनहरे
चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, उस्ता कला। जब आप गांव के अंदर जाओगे तो ऊँट के खाल पर बहुत शानदार कटिंग करके फिर कलर करके बनाई गई है, उसको बोलते हैं अपन उस्ता कला। सभी जगह मिल जाएगी, आप ऊँट जहाँ पर देखोगे लगभग लोग ये फिर चल बनाते हैं इनके चित्र। जैसे अपन हाथ पर टैटू बनाते हैं ना, तो ऊँट की खाल पर टैटू बनाते हैं, ऊँट की खाल पर क्या बनाते हैं, टैटू, और उसको भी बोलते हैं उस्ता कला। ये उस्ता कला कहाँ, बीकानेर से संबंधित है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। बीकानेर में कौन लाया था, अनूप सिंह नाम का शासक हुआ था बीकानेर के अंदर, वो लाया था लाहौर से, लाहौर से लाया था। ये उस्ता कला, कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, उस्ता कला है ये हिंदी काव्य और राजस्थानी काव्यों और संस्कृत और हिंदी, इनकी काव्यों के आधार पर इसको बनाया जाता है। जो हिंदी के अंदर काव्य और संस्कृत के अंदर, हिंदी और राजस्थानी ये तो इम्पोर्टेंट है, और संस्कृत, तीनों के जो हैं इनके आधार पर ये उस्ता कला के सुनहरे चित्र मांडे जाते हैं ऊँट की खाल पर। ऊँट की खाल पर मतलब जीव तो ऊँट हो, मरियोड़ो बनी हो, ध्यान रख जो। गाँव के अंदर जब भी अपन ऊँट देखेंगे उस पर उस्ता कला, बहुत ही टैटू मांडोड़ में हम जानो कहीं है, उस्ता कला से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आज के अपन फुल डिटेल्स के साथ। वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और करेंगे 25 क्वेश्चन इससे डीप के अंदर। अच्छे से समझ में है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स करना। ये राजस्थान का लाइब्रेरी साइंस का पेपर था जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आए थे, 25 में आज सॉल्व करा रहा हूँ, 25 नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डीप से सॉल्व करेंगे, ताकि अपन डीप से जितने करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये थी अपनी क्लास राजस्थान के ओल्ड पेपर सीरीज़ का फर्स्ट सीरीज़ है अपनी। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स करना, बताना। कोई आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, ज़रूर कमेंट्स करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।